नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बहुत परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार उन्हीं के कंधों पर ही है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कृषि से जुड़े हुए लगभग सभी किसान पशुओं का पालन करते हैं और इनसे दूध का उत्पादन करते हैं, लेकिन पशुओं से उनकी क्षमता के अनुसार दूध का उत्पादन हो, इसके लिए जरूरी है कि पशुओं का आहार प्रबंधन सही तरीके से किया जाए। लेकिन पशु आहार तभी संतुलित हो पाएगा जब इनके लिए हरे चारे वाली फसलों को उगाकर खिलाया जाए। तो आप हरे चारे वाली फसलों की खेती कैसे करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के विषय विशेषज्ञ BL ओला। नमस्कार किसान भाइयों, आज अपनी चर्चा का विषय है पशुओं के लिए हरा चारा कौन कौन सी फसलों का ले सकते हैं और उसको किस प्रकार से अपने उसका पूरा प्रबंधन करें ताकि अपना अधिक से अधिक पशुओं के द्वारा दूध उत्पादन लिया जा सके। तो किसान भाइयों, ज्वार व बाजरा आसानी से लगाया जा सकता है। ज्वार होती है वो चारे वाली फसलों में बहुत महत्वपूर्ण फसल है और इसके द्वारा साइलेज भी बनाया जा सकता है। और बाजरा भी एक बहुत ज़्यादा तेज बढ़ने वाली फसल है, तो इससे क्या अच्छा उत्पादन लेकर के हरे चारे का अपने पशुओं को खिला करके अपना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जब भी अपने खेत का चुनाव करें तो किसान भाइयों अपने को ये ध्यान रखना है, इसके लिए बलुई दोमट से दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी रहती है तथा जिस खेत में बुआई करें उसमें पानी बढ़ना नहीं चाहिए, पानी बढ़ने वाला खेत नहीं होना चाहिए, उसमें अपने आसानी से उगाया जा सकता है। जो दोमट मिट्टी है और जिसका pH मान 6 से 8 के बीच में रहती है उसको आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए किसान भाइयों को 3 से 4 जुताई करके आसानी से लिया जा सकता है। अगर किसान भाई चारा लगाना चाह रहे हैं उसमें पलेवा करके बुआई करनी चाहिए ताकि उसमें अच्छा जर्मिनेशन होता है। जब अच्छा अंकुरण होगा फसलों का तो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, हरे चारे का अधिक उत्पादन तभी मिलेगा जब आप इसकी उन्नत किस्मों का चयन करेंगे, जिसमें पहले बात करते हैं लोविया की उन्नत किस्मों के बारे में, जो कि इस प्रकार से है GFC1, GFC2 और GFC3 ऐसी किस्में हैं जिनका चयन करके बुआई कर सकते हैं। चारे के अंदर अपने ज्वार के अंदर जैसे अगर उगाते हैं तो इसके लिए जो उन्नत किस्में हैं जिसमें राजस्थान चरी 1, राजस्थान चरी 2, राजस्थान चरी 3, पूसा चरी 6 उपयुक्त किस्में हैं जो सिंगल कटाई की है। इसी प्रकार जो बहु कटाई वाली है उनमें SSG 59-3 व MP चरी उगा करके आसानी से कटाई ले सकते हैं। इसी प्रकार बाजरे में राजस्थान बाजरा चरी व L72, L74, जाइंट और राज को किस्में उगा करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। चारा वाली फसलों में बात की जाए तो पोषक तत्व प्रबंधन की तो इसके लिए मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार खाद और उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें गोबर की सड़ी खाद 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर, बुआई के 20 से 30 दिन पूर्व खेत में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। इसके लिए जो ये चारे की फसल है तो इसमें समय पे अच्छी इसकी बढ़वार हो ताकि अपने को अधिक उत्पादन मिले। तो इसके लिए अपने जो गोबर का खाद है वो लगभग 150 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यानी 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर डालना बुआई के 3 से 4 सप्ताह पहले डालना लाभदायक रहता है, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होगी और अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके साथ ही साथ जैसे ज्वार के अंदर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस व 20 किलोग्राम पोटास डालना भी लाभकारी रहता है, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होती है, जिससे अपने को चारे का उत्पादन अच्छा मिलता है। बाजरे के अंदर नाइट्रोजन और भी ज़्यादा अपने को लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन व 30 किलोग्राम फास्फोरस डालना लाभकारी रहता है। लेकिन जो नाइट्रोजन है वो आधा अपने बुआई के टाइम डालना चाहिए और बाकी का जो बचा हुआ है वो अपने को जब फसल की कटाई करते हैं। इसमें ज्वार के अंदर सिंगल कटाई वाली आती है, एक कटाई और बहु कटाई वाली। तो जब बहु कटाई वाली होती है तो हर कटाई के बाद में अपने को उसका 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालना अच्छा रहता है, जो कटाई के 3 से 4 दिन के बाद में अपने डाल सकते हैं ताकि अपनी फसल की अच्छी बढ़वार हो और अपने को चारा अच्छा मिल सके। किसान भाई जैसे ज्वार के लिए चारा उगाना चाह रहे हैं हरा चारा, तो उसमें 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा रखनी चाहिए। वह बाजरे का 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा रखनी चाहिए। और इसको अच्छा अधिक पौष्टिक बनाने के लिए अपने को लोबिया जिसको चौड़ा कहते हैं 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अगर मिला करके बोते हैं तो अपने हरे चारे की और पौष्टिकता बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से किसान भाई इनको दोनों को मिला करके बोते हैं तो अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है।
किसान भाइयों, बुआई से पूर्व बीजों को थीरम 2.5 ग्राम या कार्बेडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। साथ ही साथ इसमें जो पंक्ति की दूरी है, रोज इसको बोलते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, ताकि इसका अच्छा बढ़वार होती है और बढ़वार से अपना अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसी प्रकार सिंचाई है तो 10 से 12 दिन के अंतराल पे ज्वार और बाजरा दोनों ही चारे वाली फसलों में सिंचाई करके अपनी फसल का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इनकी जब कटाई करते हैं तो अपने को ये ध्यान रखना कि अगर एक कटाई वाली है तो एक कटाई तो अपने को जब 50% फूल आ जाए उस टाइम पे करनी चाहिए। अगर मल्टी कट वाली वैरायटी बोई है अपने तो उसमें पहली तो लगभग 60 से 70 दिन के बाद में, और दूसरी जब लगभग उसके 50% फूल आ जाए उसके बाद में कटाई करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं। सच्ची लगन और मेहनत के दम पर इंसान किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। जी हाँ, इस कहावत को साबित कर दिखाया है सफल मधुपालक राधाकांत गिरी ने। इन्होंने 2 मधुमक्खियों से इस व्यवसाय की शुरुआत की थी और आज ये किसान इस व्यवसाय से सालाना लाखों रुपए की शुद्ध आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। मैं मुख्य रूप से अपनी पढ़ाई पूर्ण करते हुए मधुमक्खी पालन के व्यवसाय से जुड़ने का प्रयास किया और इस व्यवसाय से जुड़ने के लिए सर्वप्रथम मैं कृषि विज्ञान केंद्र मोराबादी रांची से 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त किया और उस प्रशिक्षण के तत्पश्चात 2 बॉक्स मधुमक्खी पेटी के साथ मिला और उसी से मैं शुरुआत किया 2 बॉक्स से, और आज हमारे पास लगभग 430 पेटी मौजूद हैं और उससे हम शहद निकाल रहे हैं। किसान भाइयों, राधाकांत गिरी ने साल 1996-97 में रांची के कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया और महज 2 मधु बॉक्सों से मधुमक्खी पालन व्यवसाय की शुरुआत की थी और आज इनके पास 430 बक्से हैं, जिससे सालाना लगभग 20 लाख रुपए की आमदनी ये ले रहे हैं। इस व्यवसाय में कुछ खर्च भी होता है जो कि हम थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं, जैसे बॉक्स लेना, कॉलोनी लेना, या फिर हम लोग मधुमक्खी बॉक्स को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण करते हैं तो उसमें ये आने जाने का खर्च या और इक्विपमेंट है बहुत सारा उसका खर्च, ये सब खर्च सालाना लगभग 7 से 8 लाख रुपया खर्च हो जाता है। और एक बॉक्स में लगभग सालाना मौसम ठीक रहा तो 40 केजी के आसपास मधु का उत्पादन होता है और हम जो आज तक अनुभव कर रहे हैं लगभग 14 टन के आसपास था और मार्केट में जो इसका रेट है बल्क में अगर हम बेचते हैं तो 200 से 250 के बीच में बिकता है और अगर खुदरा बेचते हैं तो हमारा 350 रुपये केजी वो बिकता है। तो इस तरह से लगभग हमें मधुमक्खी वंश, मधु, मोम और ये सारा चीज़ मिला के लगभग हमें 20 लाख रुपए की आमदनी सालाना हो जाती है। एक्यूरेट तो 20 लाख नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे प्रत्येक साल होते रहता है और शुद्ध मुनाफा लगभग साल भर का 10 से 12 लाख रुपया हमारा आ जाता है। किसान भाइयों, मधुमक्खी पालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये किसान मौसम के अनुसार मधुमक्खियों और मधु बॉक्सों का प्रबंधन करते हैं। जब खेत में फूलों की कमी होती है तब ये किसान मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार देते हैं, साथ ही शत्रु कीटों की रोकथाम के लिए समय समय पर जरूरी उपाय अपनाते हैं। ये मधुमक्खी पालन के लिए मुख्य रूप से कुछ टूल किट्स जो उपयोग हम करते हैं उसमें सर्वप्रथम अपने चेहरे की सुरक्षा के लिए हम नकाब का प्रयोग करते हैं, बी भेल, जिसे पहनने के बाद हमारा चेहरा सुरक्षित रहता है और हम मधुमक्खी को आसानी से देखभाल कर सकते हैं, मधु निकाल सकते हैं। दूसरा, मधुमक्खी को छत्ते से हटाने के लिए ब्रश का उपयोग करते हैं। हमारे पास ये कृत्रिम छत्ता का उपयोग करते हैं जिससे कि ये मधुमक्खी का विकास कम समय में अधिक से अधिक हो और ये मधुमक्खी का छत्ता जल्दी तैयार हो जाता है।
दिसंबर जनवरी सरसों और इक्विलिप्टस 2 प्रकार के फूल एक साथ चलते हैं। जनवरी के बाद हम लोग लास्ट जनवरी, फर्स्ट फरवरी, मार्च 2 महीना के लिए हम लोग बिहार के अलग अलग जगह पर जाते हैं और वहाँ पे सरसों, खेसारी या तेलहन से और भी जो फूल आते हैं उनसे शहद निकालते हैं। और मार्च के महीना में हम लोग मुजफ्फरपुर चले जाते हैं जहाँ पर कि ये लीची का शहद उत्पादन करते हैं। अप्रैल से लेके मई तक लगभग 2 महीने का करंज एक फूल आता है और उससे हम लोग शहद उत्पादन करते हैं। और इस तरह से हम लोग 4-5 प्रकार के फसल से मधु का उत्पादन करते हैं। इसमें 2-3 बीमारी मधुमक्खी में लगती है, उसमें मेजर हमारा एक माइट नाम की बीमारी है, इसमें हम सल्फर पाउडर का यूज करते हैं। एक दूसरी बीमारी जिसमें कि यूरोपियन फॉल ब्रूड के नाम से जानते हैं, उसमें हम फॉर्मिक एसिड का यूज करते हैं। तो इस तरह से 1-2 बीमारी आती है, लेकिन बीमारी अगर नहीं आए इसके लिए हमें बॉक्स की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम नियमित रूप से अपने मधु पेटी को सफाई करते रहेंगे तो बीमारी होगी ही नहीं। किसान भाइयों, इन्होंने इस व्यवसाय से गांव के अन्य किसानों को जोड़कर एक किसान समिति बनाई है और राष्ट्रीय बागवानी मिशन की सहायता से मधु प्रसंस्करण यूनिट भी लगवाई है, जिससे ये स्वयं ही अपने शहद को बेचते हैं। साथ ही इस यूनिट से आसपास के मौन पालक किसानों के मधु का प्रसंस्करण कर उनकी सहायता भी करते हैं। जिस तरह का ये ऑर्डर हम लोग को बाज़ार से आता है, बल्ब में आता है तो बल्ब में उसको मार्केट तक पहुंचाते हैं, और नहीं तो हम लोग का खुदरा मार्केट भी है, 1 केजी, हाफ केजी, 1 पाव का, वो भी हम लोग रिटेल में सेल करते हैं। तो इस तरह से उत्पादन करके हम लोग मार्केट तक इस व्यवसाय में ये मधु को पहुँचा रहे हैं और अपना जो ये आय का है जरिया है उसको बढ़ा रहे हैं। किसान भाइयों, आप भी राधाकांत गिरी की तरह मधुमक्खी पालन की शुरुआत छोटे स्तर पर कर धीरे धीरे कामयाबी के नए आयाम को हासिल कर अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। साथ ही अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी रोजगार का साधन उपलब्ध करा सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आगामी 5 दिनों में उदयपुर संभाग में से पश्चिम से उत्तर पश्चिम से हवाएं चलने तथा अधिकतम तापमान 40 से 41 एवं न्यूनतम 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। कोरोना के गंभीर फैलाव को देखते हुए किसानों को सलाह है कि कृषि कार्यों के दौरान मास्क का उपयोग, साबुन से उचित अंतराल पर हाथ धोना तथा एक दूसरे से सामाजिक दूरी बनाए रखने पर विशेष ध्यान दें। बैगन की फसल को प्ररोह एवं फल छेदक कीट से बचाव हेतु ग्रस्त फलों तथा प्रोरोह को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। यदि कीट की संख्या ज्यादा हो तो स्पॉनसेड कीटनाशी 48 EC प्रति 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से छिड़काव आसमान साफ होने पर करें। जहां पर मिर्च, भिंडी, तरबूज, खरबूजे में पित्त शिरा विषाणु रोग का प्रकोप हो वहां किसान इमिडाक्लोप्रिड 8 मिलीलीटर का 15 लीटर पानी में घोल बनाकर 8 दिन के अंतराल पर 2 बार छिड़काव करें। गोभी और टमाटर की पौध तैयार करें। बीजों के अधिकतम अंकुरण के लिए नर्सरी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है संग्रिया जिला हनुमानगढ़ के किसान सुखदेव सिंह ने। आप स्ट्रॉ रिपर मशीन पर जानकारी चाहते हैं तो सुखदेव जी, स्ट्रॉ रिपर मशीन पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। कि मशीनीकरण का एक इस वक्त समय चल रहा है, और जब हम कंबाइन हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं और मशीन के द्वारा जब कटाई करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल लगभग 1 से 1.5 फीट ऊपर से कटाई होती है। और किसानों को इस वक्त सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो है भूसे की जो समस्या है। इसके कारण ही हमारे जो जानवर हैं उनको खाने के लिए विशेष रूप से भूसे की कमी होती जा रही है। और अगर जब खेत में बहुत ज़्यादा जो हमारा नरवई जिसे कहते हैं या खेत में जो एक्स्ट्रा बचता है, इसके कारण
खेतों में लोग किसान भाई जो हमारे वो उसको जला देते हैं, जिससे वातावरण में बहुत ज़्यादा प्रदूषण की समस्या आ रही है। और जो हमारे सबसे आवश्यक जो जीवाणु हैं या सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं, उनको भी नुकसान होता है। साथ ही साथ हमारा जो उपजाऊ जो हमारा एक्स्ट्रा होता है या जो हमारा भूसा होता है, इसका जलाने के कारण नष्ट कर दिया जाता है और हमारे जो जानवर हैं उनको खाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता। किसान भाइयों, कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं की फसल की कटाई के बाद इसके अवशेष खेत में ही रह जाते हैं। यदि इनको स्ट्रॉ रीपर मशीन से कटवा कर चारा बनाते हैं तो गेहूं की कटाई के अलावा गेहूं का भूसा भी आसानी से बना सकते हैं। ऐसे समय में हमें चाहिए कि इस भूसे का हम सही एवं उचित उपयोग करें और इसका लाभ हमारे किसान भाई उठा सकते हैं। इसके लिए जो एक्स्ट्रा रीपर है, जिसके माध्यम से हम भूसा तैयार करने की जो मशीन है, इस मशीन का उपयोग करके हम भूसा को निकाल सकते हैं। और भूसा को निकालने के लिए हम इस मशीन का उपयोग करें और इसको उपयोग करते समय कुछ खास बातें हैं जिसका विशेष रूप से हमारे किसान भाई ध्यान रखें। सबसे पहली बात आती है कि जब भी आप इस मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो हमारी जो ट्रैक्टर है उसमें जब लगाते हैं और लगाने के बाद जब आप उसको चलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसकी स्पीड लगभग 20 से ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखते हैं कि खेत में किसी प्रकार के पत्थर हैं, किसी प्रकार के कंकड़ हैं या किसी प्रकार के कुछ ऐसी ऊंची नीची ज़मीन है, तो उन स्थानों पर आप इन रीपर का उपयोग ना करें, नहीं तो इसकी जो ब्लेड होती हैं उनको टूटने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि ये जो ब्लेड हैं बहुत पतली होती हैं और ये भूसा को कटाई के लिए उपयोग की जा रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम खेत समतल हों और अच्छी तरीके से तैयार जो खेत होते हैं उनमें ही हम इन रीपर का उपयोग करें और हम भूसे को तैयार कर सकते हैं। और इस भूसे का हम आगामी समय में हमारे पशु हैं उनको खिलाने में उपयोग कर सकते हैं। किसान भाई, इन सब बातों के साथ कुछ खास बातें हैं जिसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जब भी हम एक्स्ट्रा रीपर मशीन का उपयोग करते हैं तो इसके साथ में एक और ट्राली जो जुड़ी होती है, जिसमें हमें पूरा भूसा जो है तैयार होता है। और भूसा तैयार होने के बाद इस ट्राली में जो कि पूरी पैक होती है और एक स्थान से इसके अंदर भूसा एकत्र होता रहता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, जब भी हम उपयोग कर रहे हैं तो इस जो हमारी ट्राली है इसको पूरी तरीके से पैक होना चाहिए और हमारी रीपर मशीन और इसके बीच में जो भी हमारे संयोजन हैं, जो भी हम जोड़ते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई ढीलापन ना हो, अच्छी तरीके से पैक हो, ताकि कहीं से भूसा उड़े ना। और नहीं जब भूसा आपका उड़ेगा तो खेतों में फैलेगा और आपको नुकसान होगा और जो आप उपयोग करना चाह रहे हैं या जिसका लाभ लेना चाह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको आर्थिक रूप से क्षति होगी। ये स्ट्रॉ रीपर मशीन गेहूं के अवशेषों को काटकर कम समय में आसानी से भूसा बना देती है, जिससे किसान गेहूं की कटाई के साथ ही चारे की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। यदि किसान भाइयों आप इस स्ट्रॉ रीपर मशीन को खरीदना चाहते हैं तो नजदीकी कृषि विभाग या कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। इस स्ट्रॉ रीपर मशीन को काम में लेने के बाद जरूरी हो जाता है कि आप इस मशीन का सही तरीके से रखरखाव करें, ताकि इस मशीन को आप लंबे समय तक काम में ले सकें। इसके साथ ही कुछ खास बातें हैं, जैसे ट्रैक्टर का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें आप हर समय समय पर ग्रीसिंग करते रहें, उसकी हवा का जो है वो देखें, कहीं डीजल की समस्या ना हो। इस प्रकार साथ ही साथ जो रीपर मशीन है उसका जब हम 10 हेक्टेयर के लगभग उपयोग कर लेते हैं तो उसकी जो ब्लेड हैं उनमें धार होना चाहिए और धार करने के बाद ही उनका उपयोग करें, ताकि उसकी जो क्षमता है या इफ़िशियंसी जो होती है मशीन की वो बरकरार रहे और उसकी कम ना हो। इस तरीके से कुछ खास बातें हैं, इनका ध्यान रखते हुए और मशीन का सही समायोजन करके हम अगर भूसा का तैयार करते हैं खेतों से तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से लाभ भी होगा और आप इसका सही आने वाले समय में उपयोग कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम खरीदने की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो एक्स्ट्रा रीपर है या भूसा बनाने की जो मशीन है, ये लगभग रीपर साथ ही साथ जो ट्राली होती है, इन दोनों को अगर हम कीमत की बात करें तो इस वक्त ये बाज़ार में लगभग 3 लाख के लगभग इसकी कीमत बाज़ार में है। और इसको जब खरीदना होता है तो इसको भारत सरकार की ओर से सब्सिडी भी प्राप्त है और विभिन्न वर्गों के अनुसार इसमें अलग अलग अनुदान प्राप्त होता है। तो किसान भाई इसके लिए जो हमारे सरकारी कृषि विभाग हैं, जो कृषि अभियांत्रिकी के, इन विभागों से संपर्क करके और जो अनुदान है उनकी जानकारी प्राप्त करके इन मशीनों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप इस मशीन का उपयोग विभिन्न प्रकार से अतिरिक्त आमदनी के रूप में कर सकते हैं, अन्य किसानों को किराए पे दे सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं और एक अतिरिक्त आप जो लाभ इस मशीन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाई अगर आप इस मशीन का उपयोग करते हैं तो सबसे पहली बात आपको भूसा
प्राप्त होगा। दूसरी बात, जो इसमें खेतों में जो समस्याएं आती हैं उससे निजात मिलेगी। और नरवाई जलाने की जो समस्या आज सबसे ज़्यादा है, तो आप नरवाई ना जला के भूसा का तैयार करें और खेतों को फिर इसके बाद तैयार करें, तो निश्चित रूप से आपको आर्थिक रूप से फ़ायदा भी होगा। आपकी जो भूमि है वो भी उपजाऊ बनी रहेगी और वातावरण में प्रदूषण भी नहीं होगा, और आर्थिक रूप से आपको कहीं ना कहीं इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।